चलो दोस्तों, आगे के लेक्चर में हमने दर्पण के सूत्र के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। आज हम इस लेक्चर के अंदर इससे एक टॉपिक थोड़ा आगे चलने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, दर्पण का सूत्र था 1/v + 1/u बराबर 1/f। उसके आधार पर हम आवर्धन का सूत्र समझाने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं। आवर्धन किससे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात यानी भाग देना। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और वस्तु की ऊंचाई h। वस्तु हमेशा सीधी होती है, इसके लिए उसकी ऊंचाई हम h लेते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h', ऊंचाई यानी हाइट h। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, m बराबर h' समीकरण नंबर 1। अगर आवर्धन बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब v के दूरी के आधार पर संबंधित है तो आवर्धन का सूत्र बनेगा m बराबर h' बराबर -v बटे u। यहाँ पर माइनस हम इसलिए लेते हैं कि बिंब दूरी जो होती है हमेशा दर्पण के विपरीत ही होती है, यानी कि विपरीत दिशा से ही प्रकाश की किरण आपतित होती है, इसलिए बिंब दूरी हमेशा u लेते हैं, इसलिए -v/u बताते हैं। प्रतिबिंब के आवर्धन का धनात्मक चिन्ह, यानी कि अगर आवर्धन गिनती के मुताबिक धन मिले तो समझ लेना कि प्रतिबिंब सीधा व आभासी है, और ऋण मिले तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। ठीक है। अब उदाहरण 1, किताब में से सूचना जैसे जैसे पढ़ते जाए वैसे वैसे उदाहरण 1 को हमें थोड़ा आगे लिखते जाना है। ध्यान दीजिएगा जरा कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला दर्पण यानी उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण के उपयोग में हमने लिखा था। ठीक है। उसकी जो वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या होती है तो उसको क्या कहते हैं? r। तो वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर 3.00 मीटर, यानी केवल 3 मीटर लिखेंगे तो भी चलेगा, और 3.00 किताब में है तो वो भी लिख सकेंगे। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर एक दूरी पर स्थित है, यानी दर्पण से 5 मीटर दूरी पर वस्तु स्थित है तो वो बिंब दूरी हो गई। बिंब दूरी को हम u कहते हैं, तो 5.00 मीटर हो गया। ठीक है, ये हमारी बिंब दूरी हो गई। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज को ज्ञात करना, यानी कि हमें v ढूंढना है। हमारे पास दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो हमारे पास u है, v और f नहीं है। v तो खोजना है, तो चलो f नहीं है। तो f का सूत्र हमने परिभाषा में बताया था कि f = r/2। r बराबर कितना है? 3/2, यानी 1.5, यानी कि 1.50 मीटर हो गया। अब दर्पण का सूत्र लिख ले 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर v ढूंढना है तो 1/u को बराबर की उस ओर ले जाते हैं। यहाँ पर 1/u प्लस है तो वहाँ पर जाएगा तो कैसा होगा? माइनस। ठीक है। तो अब हमारा फाइनल सूत्र 1/v, ये रहा। u को उस तरफ ले गए तो पहले 1/f माइनस 1/u। चलो f बराबर कितना खोजा हमने? 1.50 माइनस u बराबर कितना है हमारे पास? तो u बराबर माइनस लेना है 5 मीटर माइनस, तो ठीक है। तो 1/-5, ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/1.5 + 1/5। यहाँ से पॉइंट निकाल दे तो ऊपर कितना जाएगा? 10। ठीक है। अब क्या है? अब देख लो, अब ज़रा 15/5 क्या आया? 10/15 + 1/5, ये 2 नाम हमारे पास आ गए। चलो अब इसका हम क्या लेते हैं? औसत निकाल देते हैं।
ठीक है ना। औसत अभी हम इसको निकाल देते तो औसत कितना निकलेगा दोनों का, शायद 5। तो यहाँ पर सॉरी 15 आएगा, तो 15 तो है तो 10 प्लस कितना आएगा, तो 5 तारी 15, मतलब 13/15। ये क्या आया, 1/v आया। तो चलो v बराबर कितना होगा, तो 15/13 उल्टा हो जाएगा। 15/13 यानी तकरीबन कितना आएगा, 1.15 मीटर के आसपास उसका जवाब आ जाएगा। चलो हालांकि ये तो हमें v मिला, हमें तो क्या ढूंढना था, तो हमें ढूंढना था उसका m यानी कि आवर्धन भी ढूंढना था। तो आवर्धन का सूत्र क्या लेंगे कि m बराबर क्या लेंगे, बोलिए चलो, -v/u बराबर माइनस v कितना है 1.15 मिला हमें, बटे में u कितना मिला हमें, तो u बराबर कितना है हमारे पास -5.0। ठीक है, ये माइनस माइनस तो निकल जाएगा, यानी जवाब कितना आएगा, प्लस। जवाब कितना आएगा, प्लस। ठीक है, और 115/5 यानी 0.23 मीटर। यहाँ पर आवर्धन धन मिला, तो आवर्धन धनात्मक होता है, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा व आभासी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमें सीधा आभासी, और आवर्धन का मूल्य 1 होता है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। आवर्धन का मूल्य 1 से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। आवर्धन 1 से ज़्यादा मिले 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग वगैरह, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आएगा। ठीक है, अवतल दर्पण हो तो एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना है कि U, V, F, R चारों चार ऋण लेना है। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस हो तो U को ऋण लेना है, V, F, R धन लेना है। गिनती में आपको ये बात खास ध्यान में रख के करनी है। उदाहरण नंबर 2 पे बताए कि कोई 4 सेंटीमीटर लंबाई की बिंब, यानी लंबाई यानी हाइट h बराबर हमें कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर यानी मीटर। चलो, किसी 4 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब, किसी 4 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब किसी 1.15.0 फोकस दूरी की अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो तो सभी चीज़ ऋण लेनी है। तो यहाँ पर जो 15 सेंटीमीटर हमें दिया गया फोकस दूरी f, तो f बराबर हम क्या लेंगे, -15.0 सेंटीमीटर। चलो, इतना हमें बताया गया है। दर्पण से 25 सेमी दूर रखा गया है, यानी कि 25 सेमी दूर वो वस्तु दूरी u हो गया, u बराबर -25.0 सेंटीमीटर। चलो आगे, तो हमें आगे स्वाभाविक तौर से v ढूंढना है। तो दर्पण से कितनी दूर पर्दे का रखा जाए ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, उसकी प्रकृति एवं गुणधर्म ज्ञात कीजिए। यानी आगे की तरह हमें v को ढूंढना है। ठीक है, हमारे पास दर्पण का सूत्र क्या था, 1/v + 1/u बराबर 1/f। हमें यहाँ पर 1/v को ढूंढना है, तो सूत्र क्या बनेगा, 1/v बराबर 1/f - 1/u। 1/v बराबर 1/f - 1/u। यागर चलो, यहाँ पर f कितना है, -15, माइनस u कितना है हमारे पास, -25। समझ लो कि यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो -1/15 + 1/25। 15 और 25 का औसत कितना निकलेगा, 75। तो 15 × 5 -5 + 25 × 3 बराबर -2/75। अभी ये 1/v मिला, खास याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप यहाँ गलती मत करना, ये 1/v है तो v के लिए हम क्या करेंगे, -75/2 75/2 बराबर -37.5 सेंटीमीटर। चलो, ये हमें क्या मिला, तो ये हमें केवल v मिला है। अब हमें क्या ढूंढना है, तो चलो देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई m बराबर h' अपॉन h बराबर -v/u।
हमें एच डैश ढूंढना है तो एच को बराबर की उसी ओर ले जाएंगे। यहाँ भाग में है, बराबर की उसी ओर जाएगा तो गुणा में जाएगा। तो हमारा सूत्र नया बन जाएगा एच डैश बराबर माइनस, ये तो है ही, v अपॉन यू तो था ही, यहाँ से जो h गया वो गुणा में आ जाएगा बराबर माइनस। चलो कीमत रखो आप v कितना है हमारे पास -37.5। ये जो माइनस है वो v का है, वो खास याद रखना, और ये वाला माइनस सूत्र का है। गुणा h बराबर कितनी है हमारे पास 4 बटे में u बराबर कितने हैं हमारे पास -25। समझ लो कि ये माइनस माइनस तो उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो फिर पहले रखते हैं। चलो बराबर कितना आएगा तो देखो ये -37.5 गुणा 4 बटे 25। ठीक है, यहाँ से पॉइंट निकालना हो तो नीचे कितने रख सकते अपने 10। ठीक है, चलो नीचे कितने रख सकते अपने 10। ठीक है, चलो तो एच डैश बराबर ये वाला माइनस तो रह गया। ओके, चलो अभी 25 से भाग दे चला दे तो 25 गुना 25, 25 पंचा 125। चलो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6, 3 गुना 2 यानी कितने बचेंगे 6। तो एच डैश बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर मिलेगी। ठीक है, माइनस से यानी प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्लस होगा तो प्रतिबिंब सीधा सीधा होगा, तो आभासी होगा, उल्टा है तो ये कैसा होगा वास्तविक उल्टा। वस्तु बिंब की ऊंचाई 4 सेमी, प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 यानी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। ठीक है ना, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यहाँ तक परावर्तन पूरा हो गया। अब हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं अपवर्तन। वह परिघटना जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग को बदल देती है, वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगर कांच के गिलास में आप पानी भर दो, बाद में ऊपर से देखो तो उसका नीचे वाला हिस्सा आपको ऊपर दिखाई देगा। आप सब बाथरूम में जाओ तो बाल्टी में पानी भरना, पानी भरने के बाद बाल्टी का निचले वाला हिस्सा आप देखना तो वो तिरछा नीचा होता है, ऊपर दिखाई देता है, यानी कि उसके नीचे वाला जो हिस्सा बनता है पानी की वजह से ऊपर दिखाई देता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें पेंसिल को आप क्रॉस में रखिए तो पेंसिल आपको टूटी हुई दिखाई देती है। अगर कांच के गिलास में 5 रुपये का सिक्का डाल के पानी भरो, बाद में ऊपर से देखो तो सिक्का होता है, उसकी बदले वो ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में दाखिल होती है, तब दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह से अपनी दिशा को बदल देती है। या तो अभिलंब से दूर जाती है या तो अभिलंब के नजदीक आती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो माध्यम के अपवर्तनांक के पर आधारित होता है। ठीक है, अब उसके आधार पर हमें एक छोटा सा प्रयोग बताया गया है, उसकी जानकारी लेते हैं। कांच का आयताकार स्लेब आता है, जब स्कूल चालू होगी प्रैक्टिकल होगा तब ये प्रैक्टिकल हम आपको सिखाएंगे। ठीक है ना, आप चिंता मत कीजिए। उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है? तो एक ड्राइंग बोर्ड आता है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक सफ़ेद कागज रख देना है। कागज के ऊपर आयताकार स्लेब रख के उसके आसपास पेंसिल घुमा दो तो स्लेब की सतह हमें मिल जाएगी। ये जो स्लेब की सतह हालांकि हमें मिली, उसको हम नाम क्या देंगे? ABCD। यहाँ पर मैं सतह बना देता हूँ दोस्तों। चलो, ये हमको सतह मिल गई ABCD। चलो, यहाँ पर सतह को हम नाम देते हैं ABCD। हालांकि यहाँ पर वायु है, वायु से किरण पहले कांच में जाएगी, कांच में से फिर से वायु में बाहर आएगी। चलो ठीक है, ABCD सतह लीजिए। अब आगे क्या बताया गया है?
दो पिने ई तथा एफ ऊर्ध्वधारतः यानी कि सीधी ऊर्ध्वधारतः इस प्रकार लगाइए कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोण ए बी से कोई कोण बनाती हुई है। यानी कि यहाँ पर हमें दो पिन लगा देनी है जिसका नाम हमने क्या बताया है, देखो तो ई तथा एफ। तो चलो मैं उसको नाम दे देता हूँ पिन ई और पिन एफ। चलो दे दिया। अब रेखा को ए बी से कोई कोण बनाती हुई हो, यानी कि कोई कोण बनाने वाली रेखा यहाँ से ऊर्ध्वधारतः बना देते हैं। चलो हो गया। अब आगे यहाँ आपतित हो रहा है तो यहाँ पर मैं एरो इस तरफ बताऊंगा। चलो दूसरी दो पिन माना जी तथा एच को इस प्रकार लगाए कि वो ई और एफ के प्रतिबिंब की एक सीधी रेखा पर स्थित हो। यहाँ से हमें ऐसे देखना है, यहाँ जी और एच दो पिन ऐसे लगानी है ताकि ई एफ जी और एच चारों की चारों पिन एक ही रेखा में दिखाई दे। ठीक है। चल अब पिनों और स्लैब को हटा देना है। पिनों ई अथा एफ की नोक की रेखा ए बी को ए बी से ओ पर मिले ऐसे हमें बता देना है, यानी कि ये बिंदु हमारा ओ। ठीक उसी तरह जी तथा एच की नोक की रेखा बनानी है। तो चलो मैं यहाँ जी और एच की नोक रेखा बना देता हूँ। उसको क्या बोला है, देखो तो सतह सीढ़ी पर ओडेस पर मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम नाम क्या देंगे उसको, ओ डैश। हो गया। अब आगे क्या बताना है, चलो पिनो जी एच की नोक रेखा सीढ़ी ओडेस पर मिलती है। ओ तथा ओडेस को मिलाइए, यानी ओ तथा ओडेस को हमें जोड़ देना है, मिलाइए। तो चलो हम ये ओ तथा ओडेस को जोड़ देते हैं। किरण की दिशा भी बता देंगे। चलो ओ तथा ओडेस को मिलाइए। ईएफ को पी तक बढ़ाना है, यानी ईएफ रेखा को सीधा आगे बढ़ा देना है। तो वो भी मैं अभी बढ़ा के आपको समझा रहा हूँ। हालांकि ये वास्तव में या आभासी है, तो इस रेखा को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको डॉटेड ही बनाना है। यहाँ पर मैं पी बिंदु बता देता हूँ। ठीक है। पी की और ये रेखा हमारी लंबी हो गई है। ठीक है। अब आगे जरा बढ़ते हैं थोड़ा। चलो क्या बताया आगे कि नोक से एक पी तक बढ़ाए। ए बी के बिंदु ओ पर अभिलंब एन एन डैश बनाना है। तो यहाँ पर मैं अभिलंब क्या बताऊंगा, एन एन डैश। चलो ये अभिलंब हो गया, एन एन डैश। ओ डैश पर दूसरा अभिलंब बनाना है, एम एम डैश। चलो मैं बता देता हूँ एम और एम डैश। ठीक है। चलो दोनों अभिलंब भी हो गए। सतह ए बी पर एक किरण ईपी तिरछी आपतित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ये तिरछी आपतित होने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ये फिर आगे जरा देखिए, ओ डैश अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित। और आगे क्या बोला है, देखो जरा, ओ डैश एच निर्गत किरण है। ओ डैश एच ये वाली अपनी किरण निर्गत किरण हो गई, बाहर निकलने वाली किरण। चलो हो गई अपनी ये निर्गत किरण हो गई। ठीक है। चलो स्लेब के विपरीत फलकों ए बी और सी डी दोनों पर प्रकाश की किरण मुड़ने का परिणाम समान तथा विपरीत है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होता है, यानी कि ये जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समांतर हो जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि ये किरण इसके साथ जो कोना बहेगा, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, दो है तो इसको 1 1 कहेंगे।
यहाँ पर आपतन कोण I2 और निर्गत कोण R2 कहेंगे, यानी आपतन कोण और निर्गत कोण एक समान होते हैं। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण हल्की माध्यम से भारी माध्यम में जाती है तो लंब की नज़दीक आती है, अभिलंब की। वास्तव में ये किरण ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम, गाढ़ा माध्यम कांच में है तो लंब की नज़दीक आती है, और भारी माध्यम से हल्की माध्यम जाती है कांच में से हवा में, तो फिर वो अभिलंब से दूर जाती है। वास्तव में ये किरण ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये दूर गई। ठीक है, यानी माध्यम बदलने की वजह से प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है। वीडियो को आप 2 बार अच्छे से समझ कर देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर करूंगा ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी आपके बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ी देर हट जाता हूँ। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, इसलिए अच्छे से तैयार कर रहे हैं, लेकिन IMP है कांच के आयताकार स्लेब वाला, इसलिए अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू दोस्तों।